मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आज आपका स्वागत करता हूं और राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु के राजनीतिक विचारों पर एक व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत है। अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है क्योंकि उसने राज्य संबंधी जिन विचारों का प्रतिपादन किया, आज 2500 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, मानते हैं और उसी से हम अपने राजनीति विज्ञान की शुरुआत करते हैं। तो अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व हुआ था, उसकी मृत्यु 322 ईसा पूर्व हुई थी। उसका जन्म एथेंस से 200 मील दूर स्टागिरा नामक स्थान पर हुआ था। उसके पिता सिकंदर महान के पिता राजा फिलिप के दरबार में राजवैद्य का काम करते थे, राजवैद्य थे। तो अरस्तु को बचपन से ही घर में उसको ऐसा वातावरण मिला कि वह विभिन्न चीजों का अध्ययन करता था, उसका विश्लेषण करता था और गहराई में जाकर के उस चीज के बारे में जानने की कोशिश करता था। जिस प्रकार से एक अच्छा चिकित्सक रोग के मूल कारण की तह तक जाता है और उसका उपचार करता है, यह प्रवृत्ति अरस्तु के विचारों में हमको देखने को मिलती है। अरस्तु थोड़ा सा बड़ा हुआ, लगभग 17 वर्ष की आयु में वह एथेंस आकर के प्लेटो की एकेडमी में प्रवेश लिया। तो देखिए, प्लेटो ने जिस एकेडमी की स्थापना की थी उसका नाम, उसकी प्रसिद्धि यूनान के विभिन्न नगर राज्यों और विभिन्न देशों तक फैली थी और विदेशों से सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी आकर के यहां पर अध्ययन किया करते थे और इनमें अरस्तु भी एक था। तो अरस्तु आया, अकादमी में प्रवेश लिया और प्रवेश लेने के बाद वह बहुत जल्दी प्लेटो का एक मुख्य शिष्य बन गया। प्लेटो स्वयं कहा करता था कि अरस्तु एकेडमी का मस्तिष्क है और बाकी सब विद्यार्थी उसके धड़ हैं। इतनी प्रशंसा प्लेटो ने अरस्तु की थी। और वही प्लेटो आगे चल करके बोलता है कि अरस्तु घोड़ी के उस बच्चे के समान है जो मां का दूध पी लेने के बाद मां को लतियाने लगता है। और कैसे लतियाता है, ये हम प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना में देख चुके हैं। तो प्लेटो की अकादमी में प्रवेश लिया, अकादमी में रह करके उसने खूब अध्ययन किया, प्लेटो को प्रभावित किया। प्लेटो और उसकी योग्यता क्षमता से प्लेटो प्रभावित हुआ। इस बीच प्लेटो की मृत्यु हुई। जब प्लेटो की मृत्यु हुई तो अरस्तु को यह अपेक्षा थी कि अकादमी में एक प्रमुख विद्यार्थी होने के नाते अकादमी का अध्यक्ष, मुखिया अरस्तु को बनाया जाएगा। लेकिन अरस्तु एक विदेशी नागरिक था। एक विदेशी नागरिक को एकेडमी में प्रवेश तो दे दिया गया था, लेकिन उसे अध्यक्ष बनाना उस जमाने में संभव नहीं था। इसलिए अरस्तु एथेंस छोड़ करके अपने गांव, अपने शहर में आया, स्टागिरा आया और कुछ दिन के बाद वह राजा फिलिप के बेटे सिकंदर को अध्ययन कराने के लिए नियुक्त हो गया। इस प्रकार से गुरु शिष्य की परंपरा, सुकरात से प्लेटो, सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, अरस्तु का शिष्य सिकंदर महान हुआ। लेकिन हम दार्शनिकों की श्रेणी में सिकंदर को नहीं रख सकते। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। सिकंदर महान व्यावहारिक राजनीति का व्यक्ति था। तो वह सिकंदर को पढ़ाने लगा, अध्यापन करने लगा। थोड़े समय के बाद जब राजा फिलिप की मृत्यु हुई तो सिकंदर राजगद्दी पर बैठा और उसने युद्ध होकर प्रारंभ किया। इस बीच जब अरस्तु सिकंदर को पढ़ा रहा था, राजा फिलिप ने जो वहां का शासक था, उसने एथेंस पर और विभिन्न नगर राज्यों पर आक्रमण किया और नगर राज्यों पर आक्रमण करके उन नगर राज्यों की स्वतंत्रता को समाप्त करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। जब इधर सिकंदर युद्ध के लिए आगे बढ़ा तो अरस्तु ने क्या किया, अवसर देख करके एथेंस वापस आया
और एथेंस में आकर के उसने लिसियम नामक एक विद्यालय की स्थापना की, एक एकेडमी की स्थापना की। लिसियम में रहते हुए उसने विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू किया। वह विभिन्न विषयों का अध्ययन अध्यापन वहां पर करता था, लेकिन यहां पर रहते हुए वह कभी भी अपने आप को सुरक्षित नहीं पाया। थोड़े समय के बाद जब सिकंदर महान की मृत्यु हुई तो एथेंस आदि जितने भी नगर राज्य सिकंदर के साम्राज्य में सम्मिलित हो गए थे, इन सभी नगर राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और इस प्रकार से एथेंस भी स्वतंत्र हो गया। जब एथेंस स्वतंत्र हो गया, सिकंदर महान की मृत्यु हो गई, तो अरस्तु को एथेंस में रहना निरापद नहीं लगा और उसे इतना अधिक भय लगने लगा कि उसे लगा कि जिस प्रकार से एथेंस वासियों ने सुकरात को मृत्युपान का दंड दिया, ठीक इसी प्रकार से कहीं ये लोग मुझे पकड़ करके मृत्यु दंड न दे देंगे। तो अरस्तु कहता है, मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध अपराध करने का दूसरा मौका नहीं दूंगा। यह कह करके अरस्तु एथेंस से भाग गया और आगे चल करके उसने आत्महत्या कर ली। ये अरस्तु का जीवन है। अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स है। इसके अलावा और भी लगभग 400 पुस्तकें उसकी मानी जाती हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने लगभग 3500 पृष्ठों में अरस्तु के द्वारा लिखे गए पुस्तकों को संकलित करके उसका प्रकाशन किया है। पॉलिटिक्स को एक अपूर्ण कृति माना जाता है क्योंकि अरस्तु की आदत नोट्स बनाने की या पुस्तक लिखने की नहीं थी। वह कैसा करता था, वह लिसियम में रहते हुए अपने विद्यार्थियों के साथ शाम को घूमने जाता था, शाम को या सवेरे घूमने जाता था। तो घूमने जाते समय उसके विद्यार्थी विभिन्न प्रश्नों को उसके सामने रखते थे और अरस्तु उन विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए अपने विचारों को अभिव्यक्त करता था। जैसे घूमने निकले, किसी विद्यार्थी ने एक विषय के बारे में प्रश्न पूछा, अरस्तु बताते गया, बोलते गया। वो वापस जब आए, मान लीजिए वह चैप्टर पूरा नहीं हुआ था लेकिन अकादमी पहुंच गए, लिसियम वापस पहुंच गए, तो वो चैप्टर वहां पर खत्म हो जाता था। अगले दिन फिर किसी नए विषय पर उसके विद्यार्थी प्रश्न पूछते थे, जिज्ञासा रखते थे, अरस्तु उस विषय पर फिर बोलने शुरू कर देता था। इस प्रकार से पॉलिटिक्स को अपूर्ण कृति माना जाता है। आप कभी यदि पॉलिटिक्स को पढ़ें तो उसके मान लीजिए किसी विषय पर अरस्तु बोलना शुरू किया तो लगातार 10 पेज तक उसके उसी विषय पर विचार हैं। 11वां पेज में बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हो जाता है जिसका पहले चैप्टर से या पिछले 10 पेज से उसका कोई संबंध नहीं। तो इसलिए पॉलिटिक्स को अपूर्ण कृति माना जाता है। प्लेटो के पॉलितेइया या किसी भी पुस्तक को पढ़ेंगे आपको उपन्यास का मजा आएगा और पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी। तो इसे एक अपूर्ण कृति माना जाता है। जहां तक पद्धति का प्रश्न है, प्लेटो ने संवाद शैली का उपयोग किया था, कथोपकथन पद्धति, प्रश्नोत्तर पद्धति। इस प्रश्नोत्तर पद्धति को राजनीति विज्ञान में निगमनात्मक पद्धति कहते हैं। इसे ही दार्शनिक पद्धति कहते हैं। दार्शनिक पद्धति क्या है, निगमनात्मक पद्धति क्या है? राज्य को ऐसा होना चाहिए पर मतलब भविष्य पर जोर देता है और इसमें सामान्य से विशेष की ओर बढ़ा जाता है। सामान्य से विशेष, एक छोटी सी घटना लीजिए। ए की मृत्यु हो गई। ए एक मनुष्य है, इसलिए सामान्य से विशेष। सामान्य से इसमें एक मनुष्य मान लेते हैं, मनुष्य मरणशील है। मनुष्य मरणशील है। ए एक मनुष्य है, इसलिए ए भी मरणशील होगा। ये देखिएगा, ये कैसे? मनुष्य सामान्य से विशेष योग, एक सामान्य घटना को देखते हैं, उस सामान्य घटना का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद एक विशेष निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। जैसे सामान्य रूप में मनुष्य मरणशील है, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, तो मनुष्य मरणशील है। ए मनुष्य है, इसलिए निष्कर्ष निकालेंगे
ए भी मरणशील होगा, मतलब ए की भी मृत्यु होगी क्योंकि वह मनुष्य है। यह सामान्य से विशेष है, यह दार्शनिक पद्धति है या निगमनात्मक पद्धति है। अरस्तु आगमनात्मक पद्धति का उपयोग करता है, उसमें विशेष से सामान्य की ओर बढ़ते हैं, एक विशेष घटना को देखते हैं, उस विशेष घटना के आधार पर उसका सामान्यीकरण करते हैं। विशेष घटना जैसे मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसको अध्ययन करेंगे, ए की मृत्यु क्यों हुई, क्योंकि उसका जन्म हुआ था, वह एक मनुष्य है, वह एक मनुष्य था। इसलिए निष्कर्ष निकालेंगे जितने भी मनुष्य हैं सबकी कभी न कभी मृत्यु होगी, मनुष्य मरणशील होगा। विशेष से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। इस आगमनात्मक पद्धति में इन चारों पांचों सिद्धांतों को लिया जाता है। जो अध्ययन पद्धतियां हैं उनको निरीक्षणात्मक अध्ययन पद्धति, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति, विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति, ऐतिहासिक अध्ययन पद्धतियां, ये सभी पद्धतियां आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत समाहित हैं और अरस्तु इन सभी पद्धतियों का उपयोग अपनी पुस्तक में करता है। आपको आश्चर्य होगा कि अरस्तु ने तत्कालीन यूनान और विभिन्न देशों में प्रचलित 158 देशों के संविधान का अध्ययन करके अपने आदर्श राज्य के लिए एक नए संविधान का निर्माण किया था। यद्यपि उसका राज्य भी काल्पनिक था, पुस्तक में ही वर्णित है, लेकिन सोचिए कि 158 देशों के संविधान का उसने अध्ययन किया था। अब देखते हैं अरस्तु के राजनीतिक विचार। अरस्तु के राजनीतिक विचारों का मूल केंद्र है राज्य, पोलिस पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स राजनीति, पोलिस नगर राज्य। अरस्तु की पुस्तक का नाम सर्वाधिक प्रमुख पुस्तक है पॉलिटिक्स। इस पॉलिटिक्स का मुख्य प्रतिपादित विषय है राज्य। देखें राज्य के बारे में अरस्तु क्या कहता है। अरस्तु कहता है राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत आज भी सही है। राज्य की उत्पत्ति का जो विकासवादी सिद्धांत है, इसका मूल प्रतिपादक अरस्तु है। तो अरस्तु कहता है मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में था। प्राकृतिक अवस्था में जैसे जैसे कला सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ, जैसे जैसे मनुष्य में थोड़ी चेतना आई, स्त्री का पुरुष की ओर, पुरुष का स्त्री की ओर आकर्षण हुआ, दोनों परिवार बनाकर रहने लगे। परिवार में पति पत्नी का संबंध बना। जब संतान हुआ, संतान की उत्पत्ति हुई, संतान का जन्म हुआ, तो माता पिता भाई बहन इस प्रकार के संबंध बने। परिवार शुरू में अपने सदस्यों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा कर लेता था, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बढ़ने लगे, परिवार की आवश्यकता बढ़ने लगी। एक परिवार अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया, तो एक परिवार दूसरे परिवार के संपर्क में आया। जब अनेक परिवार मिले, तो अनेक परिवारों को मिलने से गांव बना। गांव भी अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने लगा। लेकिन जैसे जैसे और सभ्यता संस्कृति का विकास होता गया, गांव भी अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया। और इस प्रकार से अनेक गांवों के मिलने से, मतलब वह गांव दूसरे गांव के संपर्क में आया, दूसरा गांव फिर दूसरे गांव के संपर्क में आया। इस प्रकार से अनेक गांवों के सम्मिलन से एक राज्य की उत्पत्ति हुई। मतलब मनुष्य से विकास क्रम शुरू होता है, मनुष्य से परिवार बना, परिवार से गांव बना, गांव से राज्य बना। इसको विश्लेषण करके कहा जा सकता है कि सबसे पहले परिवार बना। परिवार में स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में रहते हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, पति पत्नी माता पिता बन जाते हैं, फिर भाई बहन होते हैं, फिर माता पिता सास ससुर दादा दादी नाती नाती पोती पोतिन, इस प्रकार से संबंध, काका चाचा बाबा, इस प्रकार से संबंधों की उत्पत्ति होती है। तो परिवार में दो प्रकार की आवश्यकताएं, एक प्रजनन संबंधी आवश्यकता, संतान जन्म संबंधी, और दूसरी अल्पतम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति। जब बच्चे छोटे छोटे रहते हैं तो माता पिता अपने बच्चों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ती है, परिवार में बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, तो वह दूसरे परिवार के संपर्क में आता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए बच्चा अभी KG1, KG2
क्लास 1, 2, 3 में है तो कोई भी माँ, एक कम से कम पढ़ी लिखी माँ भी अपने बच्चे को पढ़ा लेती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ते जाता है, जैसे जैसे उसका स्टैंडर्ड बढ़ते जाता है, वैसे वैसे माँ या पिता घर में मान लीजिए कम पढ़े लिखे हैं तो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, तो किसी दूसरे शिक्षक या किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो एक परिवार दूसरे परिवार के संपर्क में आता है। तो अनेक परिवारों के सम्मिलन से गांव की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, गांव में ये प्रजनन, अल्पतम भौतिक आवश्यकता मतलब परिवार की पूरी आवश्यकता पूर्ति होती है, उसको नाम दिया ए। फिर न्याय के लिए ग्राम पंचायत की व्यवस्था होती है। तो देखिए, ग्राम पंचायत की व्यवस्था बहुत पुरानी व्यवस्था है। पंचों में परमेश्वर निवास करते हैं, ये हमारे भारत की पुरानी प्रथा है। इसी प्रकार से पहले भी गांव में छोटे छोटे चौपाल हुआ करते थे, गांव के लोग पंचायत में बैठते थे, वहां पर छोटे मोटे विवादों का लोग आपस में निपटारा कर लिया करते थे। तो न्याय के लिए यहाँ पर ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई और छोटे बड़े धार्मिक उत्सव आदि होने लगे। गांव में व्यक्ति की इन आवश्यकताओं की पूर्ति हुई। इसको नंबर दिया, इसको बराबर दिया बी। इसके बाद जब गांव भी अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया, तो अनेक गांव के मिलने से एक राज्य की उत्पत्ति हुई। राज्य में ए और बी दोनों आवश्यकता पूर्ति होती है। इसके बाद न्याय के लिए न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। प्रशासन के लिए सरकार की राज्य या शासन की स्थापना की जाती है। और यहाँ पर सैन्य संरक्षण मिलता है, जनता को, लोगों को राज्य सैन्य संरक्षण प्रदान करता है। फिर समस्त प्रकार की विद्याओं का विकास होता है, सभी प्रकार की कलाओं का विकास होता है। तो इस प्रकार से मनुष्य से जो विकास का क्रम शुरू हुआ, राज्य में आकर के समाप्त हो जाता है। यदि कोई आपसे पूछे अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य क्यों उत्पन्न हुआ, तो एक शब्द में आप कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति अरस्तु के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हुई है। तो अरस्तु कहता है राज्य का काम है मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना। ये राज्य की उत्पत्ति हुई। अब दूसरी विशेषता, स्वाभाविक संस्था। राज्य के बारे में अरस्तु कहता है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, अपने आप में विकसित हुई है। कैसे? स्त्री और पुरुष का परस्पर मिलन, एक दूसरे पर आकर्षण प्राकृतिक होता है। स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तो ये परिवार की स्थापना करते हैं। परिवार में नए नए संबंध स्थापित होते हैं, नए नए संबंध बनते हैं। तो अनेक परिवारों के मिलने से यदि गांव बनता है, अनेक गांव के मिलने से यदि राज्य बनता है, तो परिवार चूंकि प्राकृतिक है, इसलिए राज्य भी प्राकृतिक होगा। राज्य एक कृत्रिम वस्तु नहीं है, क्रमिक रूप से विकसित होने वाली संस्था है। इसको अरस्तु कहता है राज्य एक घोंसले के समान है, पिंजरे के समान नहीं। घोंसला प्राकृतिक होता है या कृत्रिम होता है? एक बार मैं इसी विषय को क्लास में पढ़ा रहा था, तो एक विद्यार्थी ने कहा घोंसला तो कृत्रिम होता है क्योंकि चिड़िया बनाती है। नहीं, घोंसला कृत्रिम नहीं होता, प्राकृतिक होता है। कैसे? वो ऐसे कि कोई मादा चिड़िया अपने बच्चे को घोंसला बनाने के लिए नहीं सिखाती। घोंसला कैसे बनाना है वो नहीं सिखाती। जिस प्रकृति ने उसको जीवन दान दिया है, जिस प्रकृति ने उसके लिए भोजन पाने की व्यवस्था की है, वही प्रकृति उस चिड़िया में ये भावना भर देती है कि बड़े होने के बाद वह घोंसला बनाए। तो घोंसला प्राकृतिक या स्वप्रेरणा से चिड़िया बनाती है, इसलिए घोंसला प्राकृतिक होता है, यह पिंजरे की भांति कृत्रिम नहीं होता। और इस राज्य में रह करके चूंकि मनुष्य अपने विवेक का विकास करता है, मनुष्य के विवेक का विकास एकमात्र राज्य में ही रह करके हो सकता है। जंगल में रह करके व्यक्ति अपने विवेक का विकास नहीं कर सकता, समाज में ही रह करके अपना विकास करता है। और इसलिए अरस्तु कहता है जो मनुष्य समाज में नहीं रहना चाहता वह पशु होगा या देवता होगा। वो इसलिए क्योंकि मनुष्य को अपना विकास करना है, और मनुष्य को यदि अपना विकास करना है तो उसके विवेक शक्ति का विकास समाज में ही रह करके हो सकता है। ये स्वाभाविक संस्था। अब तीसरा, सर्वोच्च समुदाय। अरस्तु राज्य को सर्वोच्च समुदाय कहता है। उसका कहना है कि राज्य न केवल समुदायों का समुदाय है, अपितु यह सर्वोच्च समुदाय है। कैसे सर्वोच्च समुदाय? वो इसलिए
कि एक राज्य के अंदर आर्थिक समुदाय होते हैं, धार्मिक समुदाय होते हैं, सांस्कृतिक समुदाय होते हैं, सामाजिक समुदाय होते हैं। तो ये राज्य के छोटे छोटे अंग हैं। अन्य समस्त अंग व्यक्ति को एक पक्ष की दृष्टि से पूर्ण करते हैं, उसे अच्छा बनाते हैं। जैसे आर्थिक समुदाय व्यक्ति के आर्थिक हित को देखता है, आर्थिक विकास को देखता है। एक धार्मिक समुदाय व्यक्ति का धार्मिक विकास करता है। एक सांस्कृतिक समुदाय व्यक्ति का सांस्कृतिक हित की बात करता है। लेकिन राज्य व्यक्ति के पूर्ण विकास को लेकर चलता है। इसलिए राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। राज्य में ही आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक सभी प्रकार की संस्थाएं होती हैं। इसलिए राज्य सर्वोच्च समुदाय है। इसीलिए अरस्तु कहता है पॉलिटिकल साइंस इज ए मास्टर साइंस। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस राज्य का अध्ययन करता है और राज्य सर्वोच्च समुदाय है। चौथी बात कहता है राज्य मनुष्य से पहले। ये थोड़ा सा गड़बड़ झाला वाली बात है। कैसे? अभी अरस्तु ने कहा कि मनुष्य से विकास का जो क्रम शुरू हुआ वह परिवार और गांव में विकसित होने के बाद राज्य तक पहुंचा, राज्य के बाद खत्म। और इस अगले पॉइंट में बोलता है कि राज्य मनुष्य से पहले है। मनुष्य से पहले या राज्य? जैसे ये एक शाश्वत प्रश्न है, अंडा पहले या मुर्गी? अरस्तु इसको ऐतिहासिक दृष्टि से विवेचित नहीं करता या तार्किक ढंग से इसका विवेचन करता है। अरस्तु के मतानुसार राज्य पहले आया, व्यक्ति बाद में आया। वो कैसे? इसको तार्किक ढंग से देखिए। समग्र पहले या अंग पहले? समष्टि पहले या व्यष्टि पहले? समष्टि समग्र, व्यष्टि उसका अंग। देखिए, जब एक स्त्री के गर्भ में भ्रूण का विकास होता है तो वह एक मांस का लोथड़ा होता है। उसी से क्रमिक रूप से सिर, नाक, कान, आंख, मुंह, हाथ, पैर, पेट, पीठ धीरे धीरे कर विकास होता है। मतलब समष्टि पहले है, अंग बाद में है। समग्र पहले है, अंग बाद में है। जैसे एक मूर्तिकार एक मूर्ति बनाता है तो ऐसा नहीं कि पहले हाथ बना लिया, फिर पैर बना लिया, फिर सिर बना लिया, फिर मुंह बना लिया, एक एक करके जोड़ते गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो क्या करता है, एक यदि मिट्टी की मूर्ति बनानी हो तो इतनी ऊंचाई तक मिट्टी ले लेगा, उसी में से नाक, हाथ, पैर एक एक करके अंग निकालेगा। तो पहले समष्टि है, बाद में व्यष्टि है। इस प्रकार से अरस्तु कहता है राज्य पहले है, व्यक्ति बाद में है। और इसका एक उद्देश्य, इससे अरस्तु की मंशा भी प्रकट हो जाती है कि व्यक्ति की तुलना में राज्य अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद अरस्तु कहता है अंतिम और पूर्ण संस्था। राज्य अंतिम संस्था है, पूर्ण संस्था है। मतलब व्यक्ति से विकास की जो प्रक्रिया शुरू हुई वह परिवार और गांव के बाद राज्य में जाकर के खत्म हो जाती है। राज्य के बाद विकास का अगला कोई कदम नहीं है। कुछ विचारक अरस्तु के विचारों की आलोचना करते हैं और कहते हैं अरस्तु बिल्कुल कूपमंडूक था। लेकिन कूपमंडूक अरस्तु नहीं था। जो लोग इस प्रकार से आलोचना करते वो है। वो कैसे? राज्य की विवेचना करते हुए अरस्तु कहता है राज्य का सर्वाधिक प्रमुख तत्व क्या है? एकता। साम्राज्य में कभी भी एकता नहीं होती। आलोचक कहते हैं राज्य के बाद अगला कदम, अगला विकास की प्रक्रिया, अगली सीढ़ी साम्राज्य है। राज्य के बाद अगली सीढ़ी साम्राज्य है। अरस्तु कहता है राज्य का मूल तत्व है एकता। साम्राज्य में कभी भी एकता नहीं होती है। और जैसे ही साम्राज्य में राज्य को थोड़ी सी ढील मिलती है, ये राज्य उस साम्राज्य से अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं। साम्राज्य में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने साम्राज्य के प्रति हृदय से भक्ति भाव नहीं रखता है। थोड़ी सी ढील दिया सोवियत संघ ने, गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त पेरेस्ट्रोइका नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। थोड़ी सी ढील का परिणाम यह हुआ कि पूरा सोवियत संघ 5 साल के अंदर भरभरा करके खत्म हो गया। दुनिया के किसी भी देश के साम्राज्य को देख लीजिए,
पवित्र रोमन साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, फ्रेंच साम्राज्य, डच साम्राज्य, दुनिया के जितने भी साम्राज्यों को देख लीजिएगा, थोड़ी सी ढील हुई साम्राज्य पूरा खत्म हो गया। तो साम्राज्य में एकता नहीं होती है। तो अरस्तु का यह कथन बिल्कुल सही फिट बैठता है कि राज्य अंतिम संस्था है, इसके बाद विकास का क्रम और नहीं होता। और पूर्ण संस्था है, पूर्ण संस्था इसलिए क्योंकि यह व्यक्ति को समग्र रूप में एक पूर्ण प्राणी बनाता है, उसके विवेक का विकास करता है। इसलिए अरस्तु कहता है सदजीवन की प्राप्ति के लिए बना हुआ है। अरस्तु का यह कथन है कि राज्य की उत्पत्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हुई है और सदजीवन की प्राप्ति के लिए बना हुआ है। अरस्तु कहता है राज्य में रह करके व्यक्ति सदजीवन, अच्छा जीवन की प्राप्ति कर सकता है। इसके बाद जैविक स्वरूप, ऑर्गेनिक नेचर। जैविक स्वरूप का मतलब है राज्य शरीर है, व्यक्ति उस शरीर का अंग है। इसे हम आज के जमाने में सावयविक सिद्धांत कहते हैं और सावयविक सिद्धांत का आधुनिक युग में समर्थक और प्रतिपादक है हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर के हजारों वर्ष पहले अरस्तु ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन कर लिया था। अरस्तु कहता है राज्य समग्र है, राज्य शरीर है, व्यक्ति उस शरीर का अंग है। यह कहते हुए अरस्तु व्यक्ति के व्यक्तित्व को राज्य की बलिवेदी पर पूरी तरह से बलिदान नहीं कर देता। जब व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व को, राज्य में स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करता है, लेकिन उसका यह कहना है राज्य और व्यक्ति के संबंधों में राज्य बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। तो इस प्रकार से देखते हैं कि अरस्तु निरंकुशतावाद का जो स्पेंसर पर आरोप लगाया जाता है, इस प्रकार के आरोप से अरस्तु बच जाता है और यह कहता है कि व्यक्ति राज्य पर निर्भर है, क्योंकि राज्य में रह करके अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, जंगल में रह करके नहीं करता, समाज में रह करके करता है। और इसलिए राज्य के जैविक स्वरूप का वह समर्थन करता है। इसके बाद आत्मनिर्भर संगठन है। आत्मनिर्भरता को आधुनिक संदर्भ में आप मत लीजिए। अरस्तु कहता है चूंकि राज्य में रह करके व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर लेता है, पूर्ण विकास, और राज्य इस हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करता है, इसलिए राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। आप कहेंगे कि हम तो भारत में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं, इसलिए विदेश जाते हैं, भारत में नौकरी नहीं इसलिए विदेश जाते हैं। तो व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करना संभव नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति विदेश जाता है तो जाए, और विदेश जाएगा तो अभी जैसे यूक्रेन में स्थिति हो रही है वैसी स्थिति होगी, आप वहां से भागने की कोशिश करेंगे, परेशानी होगी। तो राज्य ही एक संपूर्ण संगठन है जो व्यक्ति को पूर्ण रूप से बनाता है। इसके बाद राज्य का एकत्व और बहुत्व। एकत्व और बहुत्व का तात्पर्य है कि राज्य में एकता, पूर्ण एकता नहीं हो सकती, राज्य में बहुत्व का या विभिन्नता का होना आवश्यक है। प्लेटो जहां पूर्ण एकता का समर्थन करता है, अरस्तु पूर्ण एकता का समर्थन नहीं करता, वह विभिन्नता में एकता का दर्शन करता है। सोचिए कि प्लेटो अपने आदर्श राज्य में कहता है कि जब हम साम्यवाद की व्यवस्था लागू कर देंगे, जब हम शिक्षा की व्यवस्था लागू करेंगे, जब हमारे राज्य में न्याय की स्थापना होगी, तो जिस राज्य में व्यक्ति इतनी एकता का अनुभव करेगा, जैसे पैर में कांटा चुभ जाए तो पूरा शरीर उस पीड़ा का अनुभव करता है, यदि उंगली में चोट लग जाए तो पूरा शरीर उस पीड़ा का अनुभव करता है, ठीक इसी प्रकार से हमारे राज्य में एक व्यक्ति पर कोई संकट आए तो पूरा राज्य इस पीड़ा को अनुभव करेगा। तो प्लेटो पूर्ण एकता का पक्षधर है। अरस्तु कहता है नहीं, विभिन्नता में एकता। जिस प्रकार से अनेक प्रकार के रंगों को मिलाकर एक चित्र का निर्माण होता है, जिस प्रकार से अनेक प्रकार के राग और लय को मिलाकर के एक संगीत का निर्माण होता है, ठीक इसी प्रकार से राज्य में विभिन्न प्रकार के वर्ग के लोगों को लेकर के एक राज्य का निर्माण होता है। राज्य में विभिन्नता में एकता की स्थापना होनी चाहिए। इसके बाद प्रस्तुत अगला विशेषता बताता है राज्य का उद्देश्य और कार्य के बारे में। राज्य का उद्देश्य है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान करना। राज्य का कार्य है
ऐसे कानूनों का निर्माण करना, ऐसी शासन व्यवस्था का निर्माण करना जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, और जिस उद्देश्य से व्यक्ति कहलाता है, अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, इस प्रकार के सभी प्रकार के कार्य करना। यह है अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित राज्य का सिद्धांत। इन सभी विशेषताओं में 1 से लेकर के 9 विशेषताएं ये जो अरस्तु ने बताई हैं, ये आज भी राजनीति विज्ञान में मान्य हैं और सर्वस्वीकृत हैं। इनमें ऐसी कोई बात नहीं है जो आलोचकों को लगे कि इस सिद्धांत में ये कमी है। राज्य प्राकृतिक संस्था है, ये आज पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। राज्य में विभिन्नताएं होनी चाहिए, यदि विभिन्नता न रही तो राज्य तो व्यक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। यदि मान लीजिए आप चित्र बनाना चाहते हैं तो चित्र तब तक नहीं बन सकता जब तक कि आप 2 रंगों का इस्तेमाल न करें। एक तो कागज सफेद है तो आपको काली स्याही लेनी पड़ेगी। यदि अनेक रंगों के सम्मिश्रण से चित्र का निर्माण होता है तो चित्र का लुक बढ़ जाता है। तो राज्य में विभिन्नता में एकता होनी चाहिए। यदि एक ही वर्ग के लोग रहेंगे तो राज्य नहीं रहेगा। और फिर राज्य पूर्ण संगठन है, सर्वोच्च समुदाय है और अंतिम समुदाय है। इतना बढ़िया विचार राज्य के बारे में आज तक कोई दूसरा विचार नहीं रख सका है। और इन कारणों से कि अरस्तु ने राज्य के बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए राज्य के बारे में अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। यह है अरस्तु का राज्य संबंधी विचार। आपको धन्यवाद। फिर अगले व्याख्यान में भेंट होगी।